29 जुलाई 2019 को एक लड़की इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े कामकाज के सिलसिले में बेंगलुरु आती है, मगर अगले ही दिन बेहद ही रहस्यमय तरीके से उसकी हत्या हो जाती है। इस लड़की की बेहद ही उलझी हुई अजीब मर्डर मिस्ट्री है, जिसकी पहचान करने में ही पुलिस को 13 दिन लगे। इस मर्डर मिस्ट्री में 15,000 से ज़्यादा लोगों से जांच पड़ताल हुई। क्या थी इस लड़की की कहानी, उसकी किसने और क्यों हत्या की थी, चलिए जानते हैं। यकीन मानिए, पूरी कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस कहानी में जिसकी हत्या हुई है उस लड़की का नाम था पूजा सिंह। पूजा कोलकाता की रहने वाली थी और अभी उसकी उम्र लगभग 32 साल थी। कुछ साल पहले तक पूजा बतौर मॉडल काम किया करती थी। बाद में इसने इवेंट मैनेजमेंट के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। पूजा की शादी 7 साल पहले हो चुकी थी और पूजा के पति के साथ कोलकाता में ही रहा करती थी। 29 जुलाई 2019 को पूजा को काम के सिलसिले में बेंगलुरु जाना पड़ता है। प्रोग्राम बेंगलुरु के अग्रहा नाम की जगह के एक होटल में होना तय था। तय शेड्यूल के मुताबिक 29 तारीख को पूजा कोलकाता से फ्लाइट लेकर बेंगलुरु के केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आती है और यहाँ से एक ओला कैब बुक करके होटल तक जाती है। जब पूजा एयरपोर्ट से होटल जा रही थी तभी ओला ड्राइवर से पूजा की थोड़ी बहुत बातचीत होती है। इस दौरान ड्राइवर का बिहेवियर पूजा को अच्छा लगता है और दोनों बात करते हुए होटल तक पहुंच जाते हैं। पूजा कार से उतर जाती है, मगर होटल के अंदर जाने से पहले वह ड्राइवर को कहती है कि अगर पॉसिबल हो तो तुम मुझे 31 जुलाई को सुबह 4 बजे इसी होटल से पिक कर लेना, क्योंकि सुबह में ही मेरी बेंगलुरु से कोलकाता के लिए फ़्लाइट है। पूजा को बताई जगह पर छोड़ने के लिए कैब ड्राइवर तैयार हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब तारीख आ जाती है 31 जुलाई 2019 सुबह 4:45 पर पूजा अपने पति को टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए गुड नाइट कहती है और उसे बताती है कि मैं तय समय पर कोलकाता आ जाऊंगी। पूजा के बताए शेड्यूल के मुताबिक ही पूजा का पति कोलकाता में उसका इंतज़ार करता रहता है, मगर वह नहीं आती है। यहाँ तक कि शाम हो जाती है, मगर पूजा कहीं भी अता पता नहीं चलता। पूजा का पति कई दोस्तों और रिश्तेदारों तक फ़ोन करता है, मगर कहीं से भी पूजा के बारे में कोई जानकारी निकल कर सामने नहीं आती है। पूजा के पास 2 मोबाइल फ़ोन थे, मगर दोनों ही मोबाइल फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहे थे। इसलिए पूजा के परिवार वालों को चिंता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी ये लोग पूजा की तलाश में लगे ही हुए थे, तभी पूजा एक मैसेज करती है। मैसेज में लिखा हुआ था, आई एम इन हैदराबाद, यानी मैं हैदराबाद में हूँ। सम इमरजेंसी नीड कैश, मेरे को बहुत इमरजेंसी और पैसे चाहिए। एक और मैसेज के ज़रिए पूजा पति से अर्जेंट 5 लाख की डिमांड करती है। इन मैसेज को देखकर वह तुरंत पूजा को फ़ोन करने की कोशिश करता है, मगर मोबाइल फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद वह वापस मैसेज करता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जल्द से जल्द मुझसे फ़ोन पर बात करो। इस मैसेज का दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है और फिर मैसेज का सिलसिला भी बंद हो जाता है। ये पैसे की डिमांड वाले मैसेज से पूजा के पति को अनहोनी की शंका होती है और भागते हुए कोलकाता के न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में जाता है और पूजा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाता है। इस दौरान वह पैसे की डिमांड वाले मैसेज का भी जिक्र करते हैं। कोलकाता पुलिस मिसिंग रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, मगर इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। यहाँ तक कि कई दिन बीत जाते हैं, मगर पुलिस की ओर से एक भी अपडेट परिवार वालों को नहीं दी जाती है। उधर कोलकाता में पूजा के परिवार में अलग तरह की हलचल मची हुई थी, तो दूसरी तरफ बेंगलुरु पुलिस एक अलग ही केस को सुलझाने में अपना पसीना बहा रही थी। वहाँ मामला यह था कि 31 जुलाई
2019 को एक शख्स पुलिस वालों को कैपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपाउंड में पड़ी एक लाश के बारे में जानकारी देता है। जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर आती है और लाश की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। कंपाउंड में मिला शव किसी महिला का था। हालांकि उसका चेहरा पहचानना नामुमकिन था, क्योंकि चेहरे को इतनी बुरी तरीके से कुचल दिया था कि पूरा हुलिया ही बदल चुका था। लाश को देखकर पता चल रहा था कि लड़की के सिर पर किसी ईंट से कई बार मारा गया था। शरीर पर कई बार चाकू भी मारा गया था। उस शव के पास एक भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था जिससे उसकी पहचान हो सके। फॉरेंसिक जांच की गई तब पता चला कि वहां से एक कार निकली थी जिसके टायर के निशान मिले थे, लेकिन वह किस गाड़ी के थे ये पता नहीं चल पाया। सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए, लेकिन उसकी तस्वीरें इतनी धुंधली थी कि कार का नंबर पता नहीं चल सका। इस तरह पुलिस अब पूरी तरह से खाली हाथ थी। लाश मिलने के बाद पुलिस उसकी पहचान करने के लिए शव के हुलिये की डिटेल सभी थानों में भिजवा देती है और अलग अलग थानों में दर्ज मिसिंग रिपोर्ट भी मंगवाई जाती है, ताकि उन रिपोर्ट में दी गई डिटेल के आधार पर शायद उस शव की पहचान हो सके। मगर कहीं से भी उस शव की पहचान नहीं हो पाती है। ऐसे में उसकी पहचान करने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता था, उस लड़की के बदन पर मौजूद कपड़े और शरीर पर कोई निशान। लड़की देखने से ऐसे परिवार की लग रही थी। उसने जींस और टी शर्ट और हाथ की कलाई पर टाइटन की घड़ी पहनी थी और जींस और टी शर्ट दोनों महंगे ब्रांड वाली थी। अब यहाँ जांच टीम का सबसे पहला टारगेट था किसी भी तरह से उसकी पहचान करना। पोस्टमार्टम के बाद कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए पूरे सम्मान के साथ पुलिस की निगरानी में ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और शव के पास मिले सामान इकट्ठा कर लिए जाते हैं। पोस्टमार्टम में उस लड़की के बदन पर एक जगह पर लिखा हुआ टैटू मिला। इससे पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है उसका नाम एस से शुरू होता हो। इसके अलावा अंतिम संस्कार से पहले शव के शरीर पर मौजूद टैटू की भी तस्वीरें ले ली जाती है। बेंगलुरु पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार जरूर कर दिया था, मगर अब भी पुलिस वालों की पूरी कोशिश थी कि कैसे भी उस महिला के परिवार वालों तक पहुंचा जाए। इसी कोशिश में 20 पुलिस वालों की टीम बनाई जाती है और महिला के परिवार वालों को पता लगाने का सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहले पुलिस उस महिला के शरीर पर मौजूद टैटू की मदद से उसकी पहचान करने की कोशिश करती है, मगर काफ़ी कोशिशों के बावजूद पुलिस वालों को कामयाबी हाथ नहीं लगती है। इसके बाद पुलिस कपड़ों के जरिए महिला की पहचान करवाने की कोशिश करती है। दरअसल पुलिस महिला के शरीर से बरामद कपड़ों के ब्रांड का पता लगाती है और फिर उस ब्रांड आउटलेट पर जाकर देश भर में पिछले 2 साल से उस साइज़ के कपड़ों की खरीदारी करने वाले सभी कस्टमर की डिटेल निकलवाती है। यह काम आसान नहीं था। इसके बावजूद पुलिस कई दिनों तक इसी काम में लगी रहती है। इसी जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिलती है कि कुछ इस तरह के कपड़ों की खरीदारी कोलकाता में की गई है। इसी आधार पर पुलिस वाले पता लगाते हुए कोलकाता तक आते हैं। अब यहाँ आकर पिछले कुछ महीनों में कोलकाता में दर्ज कई सभी थानों में मिसिंग रिपोर्ट मंगवाते हैं। सभी मिसिंग रिपोर्ट की स्टडी करने के बाद न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मिसिंग रिपोर्ट से बेंगलुरु में मिली लाश का हुलिया काफ़ी हद तक मिलता जुलता पाया जाता है। केस की फाइल अच्छे से चेक करने के बाद पुलिस अनुमान लगा लेती है कि बेंगलुरु में पिछले दिनों पुलिस को जो लाश मिली थी वह लाश किसी और की नहीं बल्कि पूजा सिंह की हो सकती है, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। इसी के बाद बेंगलुरु पुलिस इस बात को कंफर्म करने के लिए 16 अगस्त को पूजा सिंह के भाई को फ़ोन करती है। फ़ोन मिलते ही बिना किसी को बताए
पूजा का भाई तत्काल ही फ्लाइट लेकर बेंगलुरु चला जाता है। वहाँ पुलिस उसे शव के पास से बरामद सभी दूसरी चीज़ें तथा तस्वीरें दिखाती है। भले ही चेहरा नहीं दिख रहा था, मगर सभी दूसरी चीज़ों को देखकर पूजा का भाई ये कन्फर्म कर देता है कि यह मृत महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन पूजा ही थी। इसके बाद पूजा का भाई तुरंत अपने जीजा तथा अपने पिता को भी फ़ोन करता है और इस बात की जानकारी देता है। वह लोग भी जानकारी मिलते ही अगले दिन फ्लाइट पकड़कर बेंगलुरु चले आते हैं। ये लोग भी पूजा की आइडेंटिटी को कंफर्म करते हैं। जांच के दौरान कोलकाता पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आती है। पूजा के गायब होने के तुरंत बाद पूजा के पति ने कोलकाता में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और उसमें पूजा के बेंगलुरु जाने का भी जिक्र किया था। तब यह होना चाहिए था कि कोलकाता पुलिस तुरंत बेंगलुरु को इस मिसिंग रिपोर्ट के बारे में जानकारी दे, मगर कोलकाता पुलिस केस दर्ज करने के बाद फाइल को यूं ही धूल खाने के लिए छोड़ देती है। वह तो बेंगलुरु पुलिस की मेहनत थी जो पूजा का परिवार मिल पाया। खैर, पुलिस ने इस बात को तो पता लगा ही लिया था कि मरने वाली महिला कौन है। अब पुलिस के सामने बड़ी चुनौती इस बात का पता लगाना था आखिर इस महिला को की ऐसी हालत किसने की। पूजा के ईमेल का एक्सचेंज पूजा के पति के पास भी था। उन्हीं मेल से पता चलता है कि पूजा ने बेंगलुरु में लैंडिंग के बाद होटल तक जाने के लिए ओला कैब बुक की थी। पुलिस अब उसी ओला कैब को ट्रेस करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि पूजा द्वारा की गई बुकिंग ही उस ओला कैब की आखिरी बुकिंग थी, यानी पिछले 17-18 दिनों से उस कैब की दोबारा बुकिंग नहीं हुई। पुलिस डिटेल निकलवाती है और पता चलता है कि इस कार का ड्राइवर का नाम SM नागेश था, जिसकी उम्र 22 साल है। पुलिस अब मोबाइल नंबर के जरिए नागेश को ट्रेस करने की कोशिश करती है। ट्रेस के दौरान पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली जानकारी आती है। जब पूजा के पति के पास पैसों की डिमांड वाला मैसेज आया था तब पूजा के मोबाइल का लोकेशन और नागेश के मोबाइल का लोकेशन एक ही था। इस जानकारी के सामने आते ही पुलिस वाले ओला ड्राइवर नागेश के पीछे पड़ती है और बहुत जल्द ही नागेश को पुलिस अपनी पकड़ में भी ले लेती है। पहले तो नागेश पुलिस के हर आरोप को नकार देता है, मगर जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं तो नागेश एक के बाद एक राज उगलता शुरू करता है। नागेश का खुलासा बेहद ही हिला देने वाला था। नागेश के खुलासे के मुताबिक पूजा ने ओला ऐप के जरिए नागेश की कार को बेंगलुरु क्रिस्टेस रोड से सारा पेवेलियन होटल तक छोड़ने के लिए बुक किया था। इसी सफ़र के दौरान पूजा के ड्राइवर से बातचीत करती हैं और नागेश का व्यवहार पसंद आने पर उससे कहती हैं कि अगली सुबह यानी 31 जुलाई को मुझे सुबह सुबह फ्लाइट पकड़ने के लिए वापस एयरपोर्ट आना है। अगर तुम चाहो तो सुबह मुझे पिक कर लेना, क्योंकि इतनी सुबह शायद कोई दूसरी कार समय पर मुझे ना मिले। नागेश मान जाता है तथा बात 1200 में तय हो जाती है। यह डील होते ही नागेश के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आने शुरू होते हैं और वह पूजा को लूटने का प्लान बनाने लगता है। दरअसल नागेश को लगता है कि पूजा बहुत अमीर है और उसके पास ढेर सारा पैसा और सोना ज्वेलरी हो सकती है। बस इसी लालच में पहले तो नागेश एक दुकान से चाकू खरीदता है और उसे अपनी कार की सीट के नीचे छुपा देता है। इसके अलावा कार का जैक और एक रोड भी वह अपनी सीट के पास ही रख लेता है। इसके बाद नागेश अपनी कार लेकर सुबह बताए हुए समय पर पूजा को लेने के लिए होटल तक चला जाता है। पूजा भी तैयार ही थी। जल्दी से वह कार में बैठती हैं और कार एयरपोर्ट की तरफ बढ़ जाती है। पूजा बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और उसने सही ढंग से नींद भी नहीं ली थी, इसलिए कार के अंदर जाते ही पूजा की आंख लग जाती है। जैसे ही नागेश को लगता है कि पूजा सो गई है,
वह एयरपोर्ट का रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते की तरफ अपनी कार मोड़ लेता है। क्योंकि पूजा नींद में थी इसलिए इसे इस बात का पता नहीं चलता। इसके बाद बड़े आराम से नागेश कार को चलाते हुए एक सुनसान इलाके में ले जाता है। सुनसान इलाके में पहुंचने के बाद वह पूजा को जगाता है और उससे से जल्द सभी सामान देने को कहता है। पूजा विरोध करती है और मदद के लिए सिलाने की कोशिश करती है, मगर पूजा सिला पाती उससे पहले ही नागेश अपने पास मौजूद लोहे का रॉड सीट से नीचे से निकालता है और पूजा के सर पर जोर से दे मारता है। रॉड की चोट की वजह से पूजा वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। पूजा के बेहोश होते ही नागेश पूजा को फिर से कार के अंदर डालता है और वह उसे वहां से लेकर अली नाम की जगह पर लेकर चला जाता है। यहाँ आकर एयरपोर्ट के कंपाउंड में अपनी कार खड़ी करता है। यहाँ कार रुकते ही पूजा वापस होश में आती है और वह दरवाज़ा खोलकर कार से निकलकर लड़खड़ाते कदमों से वहाँ से भागने की कोशिश करती है। यह देखकर नागेश भी उसके पीछे दौड़ता है और अपने पास छुपा कर रखा गया चाकू निकालता है और पूजा पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करना शुरू कर देता है। चाकू से लगातार वार की वजह से पूजा बुरी तरह से लहूलुहान हो जाती है। वह मदद के लिए सिलाने की भी कोशिश करती है, मगर इतनी सुबह कोई भी उसकी चीखें सुनने वाला नहीं होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पूजा को कम से कम 22 बार चाकू से मारा गया था। इसके बाद कैब ड्राइवर नागेश ने पूजा के दोनों बैग, मोबाइल फ़ोन और सभी ATM कार्ड व सामान लूट लिए। इसे लेकर वह अपने घर आ गया। पूजा से लूटे हुए बैग और पर्स वह अपनी बहन को गिफ्ट करने की तैयारी में था। उसने पूजा के डिजिटल वॉलेट से 2 लाख भी ट्रांसफ़र कर लिए थे। इस मर्डर को उसने सुबह के 5 बजे से कुछ देर पहले ही अंजाम देकर फरार हो गया था। 23 अगस्त 2019 को नागेश की गिरफ्तारी हुई थी। 15 मार्च 2021 को इस केस में चार्जशीट दाखिल हुई थी, लेकिन सितंबर 2021 में ही जेल में फूड पॉइजनिंग के कारण नागेश की मौत हो गई। शायद होने को कुछ और था और भगवान को कुछ और मंजूर था। गिरफ्तारी के 2 साल बाद सितंबर 2021 में उसकी जेल में ही मौत हो गई।